वादे और हकीकत के बीच का फासला कैसे तय होगा, ये सवाल आज हम उठा रहे हैं, ये बोलते हुए कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, क्योंकि वादों की एक तरह से बौछार हम सुन रहे हैं भाषणों के ही समय से। अच्छे दिनों के बारे में खूब कहा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये सवाल बहुत जरूरी है कि आप जब उम्मीदों को यहां पर पहुंचाते हैं तो आपको काम भी वहीं पर करके दिखाना होगा। अच्छे दिन का इंतजार देश कर रहा है, लोग अब आसपास देखने भी लगे हैं कि अच्छे दिन दिख रहे हैं क्या। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, हालांकि इस पर पहले भी आपसे बात हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और उनके जरिए एक सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। गरीबी स्तर के नीचे कितने सारे लोग इस देश में आज भी जीने को मजबूर हैं। इसके अलावा भी जो अन्य मुद्दे हैं वो हम आंकड़ों के जरिए दिखा रहे हैं। उन सबके बीच आपसे पूछ रहे हैं कि उम्मीदें भी आप जगाइए तो रियलिस्टिक तो हो, कम से कम कैसे सब कुछ मुमकिन हो पाएगा। और ये सिर्फ मेरा ही सवाल नहीं, निर्जा चौधरी जी भी यहाँ पर पूछना चाह रही हैं कि अगर आप कहते हैं कि इतने दिनों में हम इतने लोगों को पक्के घर दे देंगे, तो एक बार फिर से बता दीजिए जादू की छड़ी कहाँ छुपा रखी है आपने। देखिए, जो हम बात कह रहे हैं वो हम यथार्थपरक कह रहे हैं। मैं उदाहरण देता हूं कि जब हमारी सरकार आई थी 98 में, तो उस जमाने में हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% के आसपास था। हम उसे घटाकर 7-7.5% पे लाए, तो मिडिल क्लास ने लोन लेने शुरू किए। जब लोन लेने शुरू किए तो वो पैसा जब मार्केट में आया, और हाउसिंग इंडस्ट्री उस समय बाहर से पैसा नहीं ले सकते थे, हम पे सैंक्शंस लगे हुए थे, तो उस कारण से हमें वो पैसा मिला जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट के लिए जरूरी था, क्योंकि सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री के पास पैसा आ गया। तो सीमेंट स्टील इंडस्ट्री को पैसा आया, नेशनल हाईवे को गति मिली, मिडिल क्लास को मकान मिला, और इतनी मैसिव कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हुई कि सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को भारी संख्या में जॉब मिले। तो कहने का सिर्फ यह तात्पर्य है कि यदि आप थोड़ा ईमानदारी से सोचें, एक छोटा उदाहरण देता हूं, छत्तीसगढ़ में पीडीएस की चोरी रोकने के लिए हमने सिर्फ एक छोटा सा काम किया था कि जितनी ट्रक्स थी पीडीएस अनाज वाली, सबको पीले रंग का कर दिया था। अब वो सड़क पे कहीं खड़ी दिखेगी, सबको समझ में आएगा पीडीएस अनाज वाली है, मंडी में खड़ी दिखेगी, समझ में आएगा पीडीएस अनाज वाली है। यदि भाजपा शासित राज्यों ने ये किया, दूसरे राज्य क्यों नहीं कर सकते थे? ये हमारी समझ के बाहर है। इसीलिए चाहे मनरेगा हो या रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी की स्कीम, हमेशा भाजपा शासित राज्य ही नंबर 1 अव्वल दर्जे पे रहते थे, पहले दूसरे तीसरे पायदान पे। तो इसलिए एकदम यथार्थ है, इसमें आंकड़े की बात नहीं है, जनता इसको महसूस कर चुकी है। निर्जा जी, देखिए, भरोसा कर लें उनकी बातों पर। देखिए, इस समय जबकि हनीमून पीरियड चल रहा है, 3-4 महीने तो चलेगा, मुझे लगता है मोदी जी को भी आभास है कि आकांक्षाएं किस हद तक बढ़ गई हैं और उन आकांक्षाओं में एक रियलिज्म कैसे लाया जाए। मैं मानती हूँ उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है इस समय, क्योंकि यूफोरिया कुछ समय तक लास्ट करता है। और आपने जो आशा, मैं अभी याद कर रही थी कि मैं जानती हूँ किसी को जहाँ की घर में काम करने वाली, उसके परिवार के 10 लोग 4 दिन की छुट्टी लेके राजस्थान अपने गांव गए, क्योंकि वो मोदी के लिए वोट करना चाह रहे थे। और क्या कहते रहे, भाई क्या हम 60 महीने नहीं दे सकते इनको? इन्होंने कहा मुझे 60 महीने दो और मैं करके दिखाऊंगा। तो ये जो उम्मीद है, जो डिटेल है इम्प्लीमेंटेशन का, जैसे कि प्रायोरिटी है कि आप महंगाई को कम करेंगे, महंगाई ने ही यूपीए को उखाड़ के फेंका है, किस तरह से कम करेंगे? हो सकता है बजट में अरुण जेटली जी इसका खुलासा करें, लेकिन ये डिटेल की जो बात होती है और इम्प्लीमेंटेशन की बात है, वहाँ क्या प्लान है? क्योंकि जो इंटेंशंस है वो तो बहुत ही, मतलब ये कहना कि 8 साल में पक्का घर होना चाहिए, ये 6 दशक हो गए आज़ादी के बाद और हमारे लोगों के पास ये भी नहीं है, तो ये सही में शर्म की बात है। इसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। और ये जो 12 करोड़ नया वोटर है, उसको कैसे एंगेज करेंगे नरेंद्र मोदी? कि वो भी जो कहा है ना, यूथ डेवलपमेंट नहीं, यूथ फॉर डेवलपमेंट, मतलब वो डेवलपमेंट में भागीदारी करेंगे। आज के अभिभाषण में जो है, ये कैसे होगा? राकेश जी, कैसे मुमकिन होगा? आदर्श और हकीकत के बीच का फासला कैसे तय होगा? देखिए, मैं मानता हूँ कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो एक सरकार के कार्यों की, होने वाले कामों की एक दार्शनिक पृष्ठभूमि होती है। उस दार्शनिक पृष्ठभूमि में 2 उदाहरण दूंगा जो बहुत कंक्रीट बात कही गई है। जैसे संघवाद, भारत में जो केंद्र राज्य के बीच और राज्यों में जो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट होता था, रीजनल इंबैलेंस होता था, उसके लिए उन्होंने एक टीम इंडिया की बात किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कंसेप्ट को रिवाइव किया है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और ये विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाएगी। दूसरी बात, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत की प्रतिभाओं को यह लगता था यदि हमारे पास प्रतिभा है तो इसकी इज्जत सिर्फ विदेशों में होगी। आज पहली बार सरकार ने ब्रेन ड्रेन, जिसको कहते हैं प्रतिभा का पलायन,
इसको रोकने की बात नहीं कि कही, बल्कि कहा जैसे महात्मा गांधी वापस आए थे वैसे भारत की प्रतिभाएं आए तो देश के संसाधनों को, देश के मानव संसाधनों के द्वारा विकास का जो कमिटमेंट है, जिसको मैं कहता हूं मोदी सरकार के सामने। अजय माकन जी ने एक सिंपल सी बात पूछी कि गुजरात से कोई खिलाड़ी बड़ा क्यों नहीं हो पाया? बहुत अच्छा उन्होंने क्यों सवाल, नहीं कर पाए? बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। मैं कहता हूं खिलाड़ी तो झारखंड में पड़ा हुआ हॉकी का, यदि हॉकी का खिलाड़ी आप गुजरात खोजेंगे, गुजरात से अच्छी व्यावसायिक को खोजिए। अजय माकन गुजरात में खिलाड़ी ढूंढने गए और झारखंड के लोगों को उसी जो बांस कहते बम्बू ट्री के स्टिक से खेलने दिए। अगर उस खिलाड़ी की प्रतिभा का यदि कांग्रेस पहचान लेती तो ओलंपिक में भारत नंबर 1 होता। तो खिलाड़ी जीन्स से होता है, इसलिए मैं खिलाड़ी जीन्स से होता है या जगह विशेष से निकलता है, वो गुजरात का नहीं हो सकता। अंजना जी आप तो वहां पर बेहतर स्पोर्ट्स अंजना जी फैसिलिटीज तो देने आप, की मुझे जरूरत लगता है नहीं है। झारखंड को आप अच्छी तरह से जानती हैं, और झारखंड में यदि क्रिकेटर ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन हॉकी मिल जाएगा। तो प्रतिभाओं को ढूंढना और झारखंड से क्रिकेटर भी है, अभी तो क्रिकेट के कप्तान वहां से हैं, धोनी साहब वहां से हैं। मास्टर्स की बात करते हैं। एक और जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात इसमें कही है, देखिए हिमालय और गंगा की संरक्षण की बात करना, ये किसी सरकार ने हिमालय और गंगा को 60 साल में हिमालय का जो क्षरण हो रहा है, जिसका कारण हमने उत्तराखंड में देखा, तो विकास को बाइफोकल लेंस से देखने की कोशिश हुई है, एक इमीडिएट, एक अल्टीमेट। तो मुझे लगता है मोदी सरकार का जो 2 शब्दों में मैं कहूंगा, टाइम बाउंड एंड गोल ओरिएंटेड ये सरकार चलेगी। पुनिया साहब, देखिए बड़ी अजीब सी तर्क है। पहले तो कह रहे थे कि साहब ये एनडीए सरकार या बीजेपी सरकार ये किसी वोट बैंक को एड्रेस नहीं कर रही है, किसी को भेदभाव नहीं कर रही है, कास्ट, क्रीड और ज्योग्राफी को कोई भेदभाव नहीं है। और इन्होंने लिखा भी है पॉवर्टी का ना तो किसी कास्ट और क्रीड और ज्योग्राफी से उसका कोई ताल्लुक है। एक तो ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स में भी अलग अलग बिरादरी के अलग अलग होंगे। आप कल को कहेंगे कि साहब अगर तैराकी करानी है तो निषाद बिरादरी से करिए, और इस तरह से मैं सोचता हूँ बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने सर राज्यों की बात हो रही थी, बिरादरी तक आप पहुंच गए। आपने इन्होंने कहा और क्या है, इसी तरह से तो है भाई, ट्राइबल की बात कर रहे हैं। पुनिया साहब मैंने एक उदाहरण दिया कि ट्राइबल क्षेत्र में, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैंने उदाहरण दिया कि ट्राइबल झारखंड के आदिवासियों को जो सुविधा खेत की मिलनी चाहिए नहीं मिलने के कारण पिछड़ गए, नहीं तो हॉकी में भारत नंबर 1 होता है। आप मेरी बात सुन ले, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। आप कह रहे हैं कि वोट बैंक को एड्रेस नहीं कर रहे, आप क्या क्या आपने नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। आप भगवान राम की मूर्ति वहां पीछे बैकड्रॉप पे लगा के अयोध्या में मीटिंग एड्रेस करते हैं, आप जगह जगह 370 की बात करते हैं, आप जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, उसका इरादा क्या था? यही तो पूरा था। हमने किया बगैर इसके भेदभाव किए हुए जितने भी कानून आप कह रहे हैं कि वो आपने टाइम लिमिट कोई फिक्स की, बगैर टाइम लिमिट फिक्स करे ये हमने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू फूड दिया, क्या क्या नहीं किया। आप पहले एनडीए की सरकार रही है, कोई इस तरह के नहीं कर सकते। हमने महिलाओं के लिए महिलाओं के रिजर्वेशन का बिल पास किया राज्यसभा से, लेकिन हमारी मेजोरिटी नहीं थी लोकसभा में, तो इसको पास नहीं करा सकते। अब आपकी मेजोरिटी है, आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था कि अगले सत्र में हम महिलाओं के लिए आरक्षण का जो पार्लियामेंट और असेंबली में होगा वो लाएंगे। सुधांशु जी जवाब दीजिए। लिमिट आप फिक्स कर सकते थे, वहां आपने नहीं कुछ कहना, वहां पर टाइम आपने नहीं फिक्स किया। सुधांशु जी देखिए, पुनिया साहब ने भी बहुत सारी बातें एक साथ कह दी। उन्होंने 3 बातें कही, तीनों का उत्तर दूंगा। पहले उन्होंने कहा साहब पावर्टी को लेके अगर राकेश सिन्हा जी ने कुछ कह दिया उसको दूसरी तरफ वो ले गए। हाँ। अरे भाई, हमने पावर्टी को लेके अगर मान लीजिए उन्होंने ये कहा भी, जैसे मान लीजिए तीरंदाजी के तो ज्यादा हमें नैसर्गिक रूप से प्रतिभाएं ट्राइबल क्षेत्र में मिल जाएंगी, मगर साहब हमने पावर्टी को लेके ऐसा शर्मनाक बयान नहीं दिया था कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, और वो हमसे कह रहे हैं कि हम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हमने तो कहा पावर्टी एलिमिनेशन की बात करिए, कास्ट क्रीड से ऊपर उठ के बात करिए, और अगर फर्स्ट राइट है किसी का तो पावर्टी का है। अरे आपने तो सीधे नाम लिया भाई, पूरा इलेक्शन आप एक संप्रदाय विशेष का नाम लेकर कह रहे हैं, और उसके बाद आप पूरा इलेक्शन पोलराइजेशन के लिए किया, पूरा इलेक्शन ऐसे किया। देखिए साहब, आपने इसकी पोलराइजेशन की शुरुआत की। ये बयान प्रधानमंत्री का 2008 का है, तब तो कोई इलेक्शन नहीं था। क्यों दिया था प्रधानमंत्री ने बयान, और आपने क्यों नहीं उस समय इसका प्रतिवाद किया था? की बात कर रहे हैं आप, ये इलेक्शन कैंपेन की बात नहीं जी, नहीं, हम उसकी बात कर रहे हैं जो विज्ञान भवन में माइनॉरिटीज के सामने
प्रधानमंत्री महोदय ने 2008 में कहा था मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्स ऑफ इंडिया। ये आपका पॉवर्टी के साथ गिनाने लगूंगा तो आपको पता हो जाएगा। आप एक वाक्य बताइए भाजपा के किसी नेता का जब हमने कहा हो कि अमुक धर्म या अमुक संप्रदाय का राष्ट्र के संसाधनों या किसी चीज पर पहला हक। आप एक जवाब दीजिए तो मैं जो कहिए तो आपसे बात मानने को तैयार हूं। हमारे नेता ने कभी नहीं कहा। दीजिए एक तरफ आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज का को लाभ नहीं मिला, वो पुअर है, ये आपने अभी ये इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा है। और दूसरी तरफ अगर उसको करेक्ट करने के लिए अगर मौलाना आजाद फाउंडेशन से स्कॉलरशिप योजना है वो लागू की जाती है, पूरे देश में लागू की जाती है, लेकिन गुजरात में आज भी लागू नहीं है। वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन अभी भी वो योजना लागू नहीं किए। सुधांशु जी जवाब करना चाहते हैं कि हम इनकी परवाह नहीं करते। पुनिया साहब प्लीज, सुधांशु जी जल्दी से जवाब दीजिए, ब्रेक पर मैं उस विषय के विषयांतर में नहीं जाना चाहता, वरना वो विषय बिल्कुल दूसरी तरफ चला जाएगा। अरे भाई बिल्कुल सही बात है। ये बताइए 67 साल में 60 साल किसने हुकूमत की है? आपने और सेकुलर दलों ने, और उसके बाद माइनॉरिटीज की ये हालत है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमीशन ने कहा है, हम जिम्मेदार नहीं है। इवन आप जैसे आ जाएंगे तो कुछ हो रहा है, वो भी नहीं होगा। रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों की स्थिति ज्यादा अच्छी और सबसे बेहतर स्थिति गुजरात में। पढ़ लीजिए उस कमीशन की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। अंदर की बात बताइए राकेश सिन्हा जी, इसमें संघ की छाप किन किन बिंदुओं पर है? देखिए संघ भारतीय परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है और भारतीय परंपरा में जो बातें हैं वो तो स्वाभाविक दिखाई पड़ती है। जैसे आदिवासियों के लिए वन शब्द, वनवासी शब्द का प्रयोग करना, जैसे हिमालय के लिए संघ के कार्यकर्ता बहुत दिनों से हिमालय के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। संघ को सिर्फ यह जाना जाता है कि ये सांप्रदायिक दंगा करता है मीडिया के डिस्कोर्स में, लेकिन वास्तव में संघ वह रचनात्मक काम करता है जिसको देश नहीं देख पा रहे थे, जिसे हिमालय के संरक्षण के लिए किया जा रहा था। हिमालय, गंगा, ये सब कुछ आपकी देखिए भारतीय परंपरा को विकास के साथ परंपरा विहीन विकास कभी भी देश को न अस्मिता देती है, न विकास को रियलाइज करने देती है। इसलिए मुझे लगता है कि परंपरा पर जो परंपरा, पर्यटन, प्रतिभा, ये 3 P पर जो पे जोर दिया गया है। पर्यटन लाओ, पर्यटन क्या लाएंगे? जो देश की पर्यटन सबसे अधिक चीजें हैं, सांस्कृतिक केंद्र हैं। काशी का पर्यटन होगा या बद्रीनाथ का पर्यटन होगा, तो सांस्कृतिक केंद्रों को उजागर करना, ये देश की बात की जाती है। ठीक है निर्जा जी जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क मैम, एक लाइन। मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, इससे थोड़ा ये भी साफ तो है, लेकिन इसमें ये पुराने मुद्दे जो है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड 370 कुछ भी नहीं है। गवर्नेंस, विकास और गवर्नेंस पे पूरा जोर है इसका। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और सुधांशु जी हिंदी 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 और अभिभाषण अंग्रेजी में। देखिए वो राष्ट्रपति को जिस भाषा में सुविधा होगी वो बोलेंगे। जहां जब प्रधानमंत्री को बोलने की बात है, बहुत स्पष्ट किया है कि वो तो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी हिंदी में ही बोलेंगे। और अभी जैसे राकेश सिन्हा जी ने कहा, तो अब भारत को 21वीं सदी में उभरना है, तो ये भारतीयता और रूढ़िवादिता क्या है, इसके हमें कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। अब योग को यदि पूरा विश्व मान रहा है कि वो एक नए प्रकार की क्यूरेटिव प्रोसेस है, जैसे टूरिज्म की उन्होंने बात कही, देयर आर 2 टाइप ऑफ टूरिज्म, रिक्रिएशनल टूरिज्म एंड रिलीजियस टूरिज्म। पर्यटन और तीर्थाटन, भारत में तीर्थाटन का भारी स्कोप है, क्यों नहीं हम उसको प्रयोग कर सकते? कभी विस्तार से इस पर भी बात होगी, कभी विस्तार से इस पर भी बात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम तो सिर्फ माहौल की बात कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी जी, अच्छे दिनों का माहौल, हिंदी का माहौल जो बनाया जा रहा था। बहरहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।